हेलो दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक सच में माइंड बेंडिंग सोशियोलॉजिकल पजल को सॉल्व करने वाले हैं। सोचिए, क्यों कुछ देशों में अलग अलग कल्चर्स उन्हें और भी मजबूत बनाते हैं, जबकि दूसरे देशों में वही सेम डाइवर्सिटी उन्हें पूरी तरह से तोड़ देती है। चलिए देखते हैं। आज के सिलेबस में हम इन मेन एरियाज को कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे अस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट से, उसके बाद देखेंगे असेमिलेशन ट्रैप को, और फिर सीधे चलेंगे इंडियन लिंग्विस्टिक स्टेट्स के एक जबरदस्त केस स्टडी और कुछ ग्लोबल कंपैरिजंस की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द पावर ऑफ अस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी। किसी भी देश के सामाजिक डिविजन्स को एक्चुअली समझने के लिए हमें ह्यूमन आइडेंटिटी के फाउंडेशन को डीपली समझना पड़ेगा। आपको पता है, सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग पहचान हमारी अस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी होती है, यानी वो आइडेंटिटी जो हमें ऑटोमेटिकली बाय बर्थ मिल जाती है। इसमें ना हमारी कोई चॉइस नहीं होती। हम किस फैमिली, किस लैंग्वेज या किस रिलीजन में पैदा हुए, ये सब टोटली एक्सीडेंटल मेंबरशिप है। और ऑनेस्टली इससे बचना या इसे छोड़ना लगभग इम्पॉसिबल होता है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है आपकी अनकंडीशनल अस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी, जैसे आपकी लैंग्वेज या रीजन, और दूसरी तरफ है अचीव्ड आइडेंटिटी, जैसे एक डॉक्टर बनना, आर्किटेक्ट बनना या किसी स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा होना। ये वो हैं जो हम एक्चुअली अपनी मेहनत से कमाते हैं। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जो आइडेंटिटीज हमें बिना मांगे जन्म से मिलती है ना, हमारा सबसे गहरा, सबसे इमोशनल कनेक्शन उन्हीं से होता है। अगर इन पर जरा सा भी खतरा आता है तो लोग लिटरली बहुत इंटेंसली रिएक्ट करते हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, नेशंस वर्सेस नेशन स्टेट्स। अब देखते हैं कि ये पर्सनल आइडेंटिटीज मैक्रो लेवल पर स्केल अप होकर मॉडर्न नेशंस कैसे बनाती हैं। फेमस सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर ने स्टेट को बड़ी इंटरेस्टिंगली डिफाइन किया था। उनके हिसाब से स्टेट एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट बॉडी है जिसके पास किसी एक स्पेसिफिक टेरिटरी में फोर्स और कानून चलाने की लेजिटिमेट मोनोपोली होती है, राइट? लेकिन एक नेशन लोगों की एक ऐसी कम्युनिटी है जो इमोशनली एक पॉलिटिकल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहती है। तो जब ये नेशन आकर एक स्टेट एक्वायर कर लेता है तो वो एक नेशन स्टेट बन जाता है। लेकिन द रियल चैलेंज इज दिस कि एक सिंगल पॉलिटिकल स्टेट को एक डीपली कल्चरली डाइवर्स सोसाइटी के साथ एग्जैक्टली अलाइन कैसे किया जाए। भारत का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। एक स्टेट की अथॉरिटी और उसके लॉस को एक ऐसी मैसिव जनता पर लागू करना जिनकी अपनी अलग अलग डीपली रूटेड एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज हैं, ऑनेस्टली किसी भी नेशन बिल्डिंग का सबसे बड़ा टेस्ट यही होता है। बस एक सेकंड के लिए इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 1632। नो वे, राइट? पर 2011 के सेंसस के मुताबिक ये इंडिया में बोली जाने वाली लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स का एग्जैक्ट नंबर है। ये डेटा पॉइंट सच में स्टैगरिंग है। और हम पहले ही जान चुके हैं कि मदर टंग एक स्क्रिप्टिव आइडेंटिटी है जिससे लोगों का सबसे ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है। सोचिए, इन सबको एक सिंगल पॉलिटिकल छत के नीचे लाना कितना बड़ा टास्क है। और बात सिर्फ लैंग्वेजेस तक नहीं रुकती। इस मॉन्यूमेंटल डाइवर्सिटी के कई डायमेंशंस हैं। रिलीजियस डाइवर्सिटी, जिसमें हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स और कई कम्युनिटीज शामिल हैं। फिर आती है रीजनल डाइवर्सिटी, जहां अलग खाना, अलग क्लाइमेट और अलग कस्टम्स हैं, along with caste and tribal identities। जब एक ही देश में 1.2 बिलियन से ज्यादा लोग इतनी अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं तो आखिर नेशनल यूनिटी को बरकरार कैसे रखा जा सकता है? यही हमारा कोर डिलेमा है। इसी के साथ आते हैं सेक्शन 3 पर, द एसिमिलेशन ट्रैप। न्यूली फॉर्म्ड स्टेट्स इस ओवरवेलमिंग डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए प्रैक्टिकली कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं? लेट्स फाइंड आउट। यूजुअली स्टेट्स 3 अलग अलग पॉलिसी इंटरवेंशंस का यूज करते हैं अपनी जनता को यूनाइट करने के लिए। पहला है असिमिलेशन, जहां बेसिकली माइनॉरिटीज के डिफरेंसेस को दबा दिया जाता है ताकि एक सिंगल डोमिनेंट कल्चर बन सके। दूसरा ऑप्शन है इंटीग्रेशन, जहां पब्लिक लाइफ में तो सबको यूनिफॉर्म रहना पड़ता है, पर हाँ, प्राइवेट लाइफ में आप अपनी कल्चरल पहचान रख सकते हैं। और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग अप्रोच है स्टेट नेशन, जहां मल्टीपल आइडेंटिटीज को एक साथ कंफर्टेबली एग्जिस्ट करने की स्पेस दी जाती है। अब यहां आता है एक बहुत बड़ा सोशियोलॉजिकल ट्रैप। आपको लग सकता है कि सबको फोर्स करके एक जैसा बना देना सबसे ईजी है, लेकिन जब एक स्टेट माइनॉरिटीज को फोर्सफुली एसिमिलेट करने की कोशिश करता है तो इसका एग्जैक्टली उल्टा असर होता है। कल्चरल डिफरेंसेस को दबाने से वो गायब नहीं होते, एक्चुअली उनकी कम्युनिटी आइडेंटिटी और ज़्यादा इंटेंस और इमोशनल हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग खुद को एलियनेट फील करते हैं और इवेंचुअली वायलेंट रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? यही हम देखने वाले हैं सेक्शन 4 में, बिल्डिंग अ स्टेट नेशन। ये एक बेटर ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क है जहां डाइवर्स ग्रुप्स पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं।
एक ट्रू स्टेट नेशन बिल्ड करने के लिए सिंपली पुट सोसाइटी को बहुत ही रोबस्ट इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है, जैसे कि हमारी इंडिपेंडेंट कोर्ट्स। जब हर सिटीजन को रियली ये महसूस होता है ना कि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पूरी तरह सेफ हैं और देश उनकी एथनिक या लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ तब जाकर लोगों के अंदर एक सच्ची वी फीलिंग डेवलप होती है। ऑलराइट, सेक्शन 5 केस स्टडी लिंग्विस्टिक स्टेट्स। चलिए अब इन एब्स्ट्रैक्ट सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को एक एकदम कॉन्क्रीट रियल वर्ल्ड हिस्टोरिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। भारत में आज़ादी के बाद भाषाई राज्यों का बनना। ये हिस्ट्री काफ़ी इंटेंस है। 1920s में फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पर कांग्रेस ने अपने प्रोविंशियल यूनिट्स लैंग्वेज के आधार पर फॉर्म किए थे, पर 1947 में आते आते पार्टीशन के डर से लीडर्स को सडनली लगा कि भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाए तो देश पक्का टूट जाएगा। लेकिन ग्रास रूट्स पर प्रोटेस्ट बहुत स्ट्रांग थे। 1953 में पोटी श्रीरामुलु के फास्ट एंड टू डेथ ने इतना प्रेशर क्रिएट किया कि आंध्र प्रदेश बनाना ही पड़ा। इस एक इवेंट ने इतना बड़ा शिफ्ट लाया कि फोर्स होकर 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आई, जिसने प्योरली भाषा के आधार पर पूरे इंडियन मैप को रीड्रॉ कर दिया। और आप जानते हैं इसका एंड रिजल्ट क्या निकला? शुरुआत में जिन नेताओं को डर लग रहा था कि भाषाई राज्य इंडियन यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, रियलिटी उसके बिल्कुल उलट निकली। इन नेचुरली अकरिंग लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस को ऑफिशियली अकोमोडेट करने ने यूनियन को तोड़ने के बजाय और ज़्यादा मजबूत कर दिया। अपनी मदर टंग को एक लेजिटिमेट स्पेस मिलते देख लोगों का स्टेट इंस्टीट्यूशंस में ट्रस्ट एक्चुअली बढ़ गया। सोशियोलॉजिकली स्पीकिंग, ये एक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट और काउंटर इंट्यूटिव सक्सेस स्टोरी थी। मूविंग टू आवर फाइनल पार्ट, सेक्शन 6, ग्लोबल कंपैरिजंस। आइए अब ग्लोबली कंपेयर करते हैं कि दुनिया के उन स्टेट्स का क्या हाल हुआ जिन्होंने डिफरेंसेस को अकोमोडेट करने के बजाय उसी असिमिलेशन ट्रैप वाला रास्ता चुना। ये कॉन्ट्रास्ट सच में आई ओपनिंग है। 1956 में, ध्यान दीजिए, उसी साल जब इंडिया अलग भाषाओं को स्वीकार कर रहा था, पड़ोसी देश श्रीलंका ने एक सिन्हाला ओनली एक्ट पास किया और तमिल बोलने वालों को कंप्लीटली मार्जिनलाइज कर दिया। इस असिमिलेशन पॉलिसी का डायरेक्ट नतीजा क्या था? एक लंबा और दर्दनाक सिविल वॉर। एग्जैक्टली वैसे ही पाकिस्तान ने अपने ईस्टर्न पार्ट पर फोर्सफुली उर्दू इंपोज की और बंगाली राइट्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। इसका रिजल्ट हम सब जानते हैं। 1971 में वहां डिवीजन हो गया। श्रीलंका की इस सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में 1956 में ही वहां की पार्लियामेंट में सिविल वॉर शुरू होने से सालों पहले एक एमपी ने एक बहुत ही प्रॉफेटिक वार्निंग दी थी। उन्होंने लिटरली ये कहा था, 1 लैंग्वेज 2 नेशंस, 2 लैंग्वेजेस 1 नेशन। वाओ! उनका पॉइंट क्रिस्टल क्लियर था कि अगर आप जबरदस्ती एक लैंग्वेज थोपोगे तो देश जरूर टूटेगा, पर अगर आप डिफरेंसेस की इज्जत करोगे तो देश एक बना रहेगा। ये कोट असिमिलेशन के सारे खतरों को बिल्कुल परफेक्टली समराइज कर देता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर के एंड में मैं आपको एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। एक बार इस पर जरूर सोचिए। अगर किसी आइडेंटिटी को स्टेट के थ्रू दबाने से वो बस और भी अग्रेसिव और वायलेंट हो जाती है, तो क्या ट्रू नेशनल यूनिटी सिर्फ तभी हासिल की जा सकती है जब हम अपने डिफरेंसेस को दबाने के बजाय ओपनली सेलिब्रेट करें? यही तो इस यूनिटी और डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा पजल है। इस पर थोड़ा विचार कीजिए। कीप एक्सप्लोरिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनर।